हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बिहार एपीओ के लिए। फ्रेंड्स, कल मैंने मॉक वन डाला था आपको और मैंने आपको स्कोर भी बताया था कि कल आपका स्कोर 130 प्लस आना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो 140 प्लस आना चाहिए था क्योंकि वो पूरा इंडेक्स बेसिस है, बट आज का मैंने थोड़ा सा मॉडरेट कर रखा है आपका। आज का मॉक जो है वो इजी टू मॉडरेट है आपका। और आप सबको ऑल द बेस्ट। आप सबको कॉपी पेन लेके बैठना है। और अगर आपके जितने भी क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं उनके लिए आप ऐसे ऐसे कर लीजिएगा और एकदम लास्ट में आप देख लीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अंडर बीएनएस द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड जनरली रेफर्स टू अ पर्सन बिलो द एज ऑफ। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि चाइल्ड की डेफिनेशन जो है ना ये चेंज करी है न्यू प्रोविजन में। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका 18 ईयर्स। क्या आप मुझे बताएंगे कि चाइल्ड का प्रोविजन डेफिनेशन कहाँ पे है। चाइल्ड की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 में है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर बीएनएस जेंडर इज डिफाइंड टू इंक्लूड। अंडर बीएनएस जेंडर इज डिफाइंड टू इंक्लूड। जेंडर में क्या सिर्फ मेल आएंगे, फीमेल आएंगे, ओनली बाइनरी, नो डेफिनेशन, या वर्ड्स इंपोर्टिंग द मैस्कुलाइन जेंडर इंक्लूड फीमेल्स, जेंडर इंक्लूड्स ट्रांसजेंडर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसजेंडर अगर आपसे डिफिकल्ट करने के लिए पूछेगा तो ट्रांसजेंडर आपको कहाँ पे डेफिनेशन है, क्योंकि बीएनएस में डेफिनेशन नहीं दे रखी है। डेफिनेशन में बोला है कि आपको किसको रेफर करना है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ, किसको रेफर करना है आपको। सेक्शन 2 सब क्लॉज के ऑफ ट्रांसजेंडर, ऑफ ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, ऑफ ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर persons, transgender persons, protection, protection of rights एक्ट 2020। ठीक है, अगर आपको ये याद रखना है ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन हमें यहाँ से लेनी है 2K ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। और जेंडर आपको कहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, बीएनएस में डेफिनेशन दे रखी है 210। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Under BNS, offences against women and children are consolidated primarily under chapter। वुमेन और चिल्ड्रन का चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि आपको पता होगा जब अमित शाह ने अपना स्पीच दिया था पार्लियामेंट में तो उन्होंने बोला था कि जो हम ऑफेंसेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम प्रियोरिटी में ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन को देंगे। तो ऑफेंसेस का ये चैप्टर नंबर 5 है। अब आपको ये भी याद रखना है कि चैप्टर नंबर 5 में 5 टॉपिक्स हैं या 5 हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स बोल सकते हैं आप, सब हेडिंग्स हैं। ठीक है, पहला है आपका जो डील करता है सेक्सुअल ऑफेंसेस से, सेक्सुअल ऑफेंसेस से। सेकंड डील करता है आपका क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट से अगेंस्ट वुमेन, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। ठीक है, थर्ड सब हेडिंग है आपकी मैरिज से रिलेटेड कोई भी ऑफेंसेस है। फोर्थ सब हेडिंग है आपकी मिसकैरेज से कोई भी आपकी मिसकैरेज से कोई भी रिलेटेड ऑफेंसेस है। और फिफ्थ सब हेडिंग है आपकी चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस हो रहा है तो। ठीक है, ये आपका मैंने इतना कंप्लीट करा दिया। ओके, सेक्शंस जो है चैप्टर 5 में 63 से स्टार्ट होके आपके 99 तक जा रहे हैं। कंप्लीट बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट, अंडर बीएनएस सेक्सुअल ऑफेंसेस रेप एंड रिलेटेड फॉल अंडर विच स्पेसिफिक सब पार्ट ऑफ चैप्टर 5। रेप सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 5 किस सब पार्ट में या किस सब हेडिंग में फॉल कर रहा है, ये मैंने आपको अभी ये बताया था सेक्सुअल ऑफेंसेस पार्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर बीएनएस punishment for rape is provided under which section। punishment for rape section number 64, 65, 66 या 67। पनिशमेंट 63 में आपकी बात कर रहा है रेप, रेप को डिफाइन कर रखा है कि कैसे रेप होगा, क्या होगा, किस किस कैटेगरी को आप रेप में बोलेंगे, क्या चीज होंगी तो। और 64 में इसकी पनिशमेंट दे रखी है। ठीक है, पनिशमेंट
करेक्ट आंसर वुड बी 64। पनिशमेंट में आपको याद रखना है, आपका पनिशमेंट के आपके दो क्लॉज दे रखे हैं, 64(1), 64 सब क्लॉज 2। ठीक है, 64 सब क्लॉज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर बीएनएस punishment for rape on a woman under 16 years is under section। punishment for rape on a woman under 16 years किस सेक्शन में दे रखा है ये सेक्शन है आपका 65 का सब क्लॉज 65। 65 आपकी क्या बात कर रहा है, 63 मैंने आपको बताया रेप, 64 बताया आपको इसकी पनिशमेंट की, 65 है आपका पनिशमेंट है, पनिशमेंट इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस में आपको दो क्लॉज कर रखे हैं, ऑप्शन में भी आपका 65 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 1 में आपकी बात करता है ये, सब क्लॉज 1 में ये आपको बोल रहा है कि अंडर 16 ईयर्स के अगर कोई आपको रेप करता है, वुमेन की एज अगर 16 ईयर के अंडर है तब इसकी क्या पनिशमेंट होगी। और सब क्लॉज 2 में बात करता है कि अगर वुमेन की एज बिलो 12 ईयर्स है तब क्या पनिशमेंट होगी। और ये आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि ये पनिशमेंट में आपको डेथ भी ऑफेंस पनिशेबल ऑफेंस है, इसमें आपको डेथ तक पेनल्टी मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर बीएनएस punishment for rape causing death or persistent vegetative state is under which section। punishment for rape causing death or persistent vegetative state, ये सेक्शन नंबर है आपका 66। ठीक है, 66। इसकी पनिशमेंट आपको पता है क्या, कोई मुझे इसकी पनिशमेंट आपको रिकॉल हो रही है, मैं आपको यहीं पे रिकॉल करा देती हूँ। इसकी पनिशमेंट है मिनिमम 20 ईयर्स, मिनिमम 20 ईयर्स विच इज एक्सटेंडेड अप टू लाइफ इम्प्रीजमेंट। लाइफ इम्प्रीजमेंट का मतलब होगा रिमाइंडर लाइफ और डेथ। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपका सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, पनिशमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, पनिशमेंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी जिसको हम कस्टोडियल रेप टाइप सिचुएशन भी कहते हैं, ये किस सेक्शन में डेल्ट है, ये किस सेक्शन में है, ये सेक्शन नंबर है 68। ठीक है, हम इसको ये क्यों कह रहे हैं, कस्टोडियल रेप क्यों कह रहे हैं, हम इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स क्यों कह रहे हैं आपको पता है, क्योंकि हम इसको रेप क्यों नहीं कह रहे, सेक्सुअल इंटरकोर्स कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी कंसेंट जो है ना, कंसेंट आपकी ऑब्टेन्ड है, भले ही वो आपकी थ्रेट इंड्यूसमेंट इन्फ्लुएंस से है लेकिन कंसेंट ऑब्टेन्ड है। इसकी पनिशमेंट मैं आपको बताती हूँ कि मिनिमम 5 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स अप टू 10 ईयर्स है प्लस फाइन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, गैंग रेप ऑफ अ वुमन अंडर 18 ईयर्स अट्रैक्ट्स पनिशमेंट अंडर विच सेक्शन। गैंग रेप ऑफ अ वुमन, गैंग रेप ऑफ अ वुमन अंडर 18 ईयर्स। ठीक है, गैंग रेप सेक्शन 70 है, इसको हमने दो क्लॉज में डिवाइड कर रखा है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। ठीक है, गैंग रेप ये सिंपल गैंग रेप की बात कर रहा है और ये बात कर रहा है जहाँ पे आपकी एज जो है ना वो बिलो 18 ईयर्स है वुमेन की एज, तो इसकी ग्रेविटी ज्यादा है ऑफेंस की, पनिशमेंट इसकी ज्यादा है। इसकी पनिशमेंट नॉर्मल अगर गैंग रेप है उसकी पनिशमेंट क्या है, रिगोरस इम्प्रीजमेंट 20 ईयर्स एक्सटेंडेड अप टू लाइफ इम्प्रीजमेंट जो कि रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ होगा प्लस फाइन। और इन केस ऑफ gang rape done by a woman who she is below the age of 18 years then punishment would be life imprisonment, minimum life imprisonment which means remainder natural life और death। अभी तक हमने 3 डेथ के क्लॉज देख लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अंडर बीएनएस डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम of certain offenses is punishable under which section, it is punishable under which section।
क्या आपको केस पता है? ये केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर आप किसी विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हैं जो विक्टिम है सेक्सुअल ऑफेंसेस की, तो आप, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। केस है आपका निपुण सक्सेना केस, ठीक है, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था। इसका आंसर है 72। नेक्स्ट, sexual harassment is defined and punished under which section? Sexual harassment is defined under and punished under which section? Section number 74, 75, 76, 77. Correct answer would be 75. Assault or use of criminal force to a woman with intent to disrobe is dealt under which section? Assault or criminal force to a woman with intent to disrobe. Correct answer would be section 76. Under BNS, punishment for voyeurism. Voyeurism attracts enhanced punishment under which section? Punishment for voyeurism, इसमें ये भी है रिपीट ऑफेंस। वॉयरिज्म में क्या है, आपको वॉयरिज्म में आपको दो क्लॉज दे रखे हैं। वॉयरिज्म आपका सेक्शन 77 से डील करता है, दो क्लॉज में है। क्लॉज 1 में बात कर रहा है अगर फर्स्ट टाइम कोई पर्सन कन्विक्ट होता है तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी, और क्लॉज 2 बात करता है अगर आप सब्सिक्वेंट कन्विक्ट होते हो तब आपकी क्या पनिशमेंट होगी। तो ये बात कर रहा है रिपीट ऑफेंस की। रिपीट ऑफेंस में क्या हो जाएगा, 77 सब क्लॉज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स। क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और relatives under section 85 is punishable with imprisonment up to which year? Up to which year? Cruelty by husband or relatives. Cruelty by husband or relative up to 3 years. Section हमने 85 है इसमें। Next, dowry death. Dowry death punishment जो section 80 हमें बताता है prescribes minimum imprisonment of. Dowry death के केस में मिनिमम आपको पनिशमेंट कितनी है, 7 years, विच में एक्सटेंड अप टू लाइफ इम्प्रीजमेंट। नेक्स्ट, causing with miscarriage. Causing miscarriage with women's consent. Causing miscarriage with women's consent were not in good faith to save her life. Not in good faith to save her life. ये कौन सा सेक्शन डील करता है, 88, और विदाउट कंसेंट 89। Next question, death caused while committing an act to cause miscarriage is dealt under which section? ये बात कर रहा है आपकी while committing an, जब आप मिसकैरेज क्रिएट करना चाहते हो और डेथ कॉज हो जाती है आपकी, और उस मोमेंट में डेथ कॉज हो जाती है, सेक्शन 90। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एक्ट डन विथ इंटेंट टू प्रिवेंट अ चाइल्ड फ्रॉम बीइंग अलाइव और to cause it to die after birth। आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं जिससे जो बच्चा है वो पैदा ही ना हो, जिंदा ही ना पैदा हो, या अगर वो पैदा हो तो वो तुरंत मर जाए उसके बाद। ये कौन सा सेक्शन है, ये कौन सा सेक्शन है बताइए आप। ये सेक्शन है 91। नेक्स्ट, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ बॉडी। कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ बॉडी, सेक्शन 94। नेक्स्ट, kidnapping from lawful guardianship is dealt under which section? Kidnapping from lawful guardianship is dealt under which section? It is section 137 सब क्लॉज 1। 137 आपकी सब क्लॉज 1 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्लॉज ए, क्लॉज बी, ठीक है। सब क्लॉज ए आपका कहता है कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की बात करता है, किस केस में होती है इसको डिफाइन करता है। सब क्लॉज बी बात करता है आपका लॉफुल गार्डियनशिप से आप कब करते हैं, ठीक है। और सब क्लॉज 2 137 का सब क्लॉज 2 आपको प्रेस्क्राइब करता है पनिशमेंट की, अगर किडनैपिंग की पनिशमेंट क्या है, जो कि अप टू 7 years प्लस फाइन। ये बोथ एक सब क्लॉज और बी सब क्लॉज दोनों के लिए पनिशमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Kidnapping or abducting a child, kidnapping or abducting a child under 10 years to steal from its person is dealt under। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस आईपीसी में भी आता था, आपके बिहार में ये बहुत बार आ चुका है, और ये आपको बीएनएस में कौन से सेक्शन में बता रखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, wrongfully concealing or keeping in confinement, wrongfully concealing or keeping in confinement a kidnapped person is dealt under which section? wrongfully keeping or wrongfully concealing or keeping in confinement a kidnapped person, गाइस सॉरी ये ऑप्शंस आपके गलत हैं। करेक्ट आंसर वुड बी सेक्शन नंबर 97। नेक्स्ट, importation of a girl from a foreign country for illicit purposes is dealt under which section? importation of a girl from a country, ये आपका ना यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, गर्ल ये ना आपके आईपीसी में था। अब जो आपका बीएनएस है, बीएनएस में गर्ल और बॉय बोथ है, गर्ल और बॉय बोथ है, बोथ के लिए ये पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, ये आपका न्यू ऐड हुआ है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये आपका सेक्शन नंबर जो है 141 डेल्ट करता है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोक्यूरिंग अ माइनर गर्ल फॉर इलिसिट इंटरकोर्स इज डेल्ट अंडर विच सेक्शन? ये आपका प्रोक्यूरिंग अ माइनर गर्ल, ये भी आपका आईपीसी का था, ये न्यू चेंज हुआ है, इसमें प्रोक्यूरिंग अ चाइल्ड, ये जितने न्यू है ना, न्यू बीएनएस में ऐड हुए हैं, वो आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, इसका करेक्ट सेक्शन है 96। अंडर बीएनएस ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन इज डेल्ट अंडर विच सेक्शन? डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, under BNS exploitation of a trafficked person is dealt under which section? exploitation direct question है 144। next, habitual dealing in slaves is dealt under which section? habitual dealing 145 section number, ये आपका wrong है। next, causing grievous hurt, causing grievous hurt by act endangering life or personal safety attracts imprisonment up to। ग्रीवियस हर्ट, आप एक्ट कर रहे हो, कॉज कर रहे हो किसी को, आपका एक्ट जो कि इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी को है। सेक्शन नंबर इसका 125 है, सेक्शन नंबर आपका 125 है, और इसके लिए पनिशमेंट जो है आपकी, पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स है। साथ में आपको फाइन जो है वो 10,000 की फाइन है, या बोथ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, throwing acid with intent to cause permanent partial damage is punishable with a minimum imprisonment of। throwing of a acid with intent to cause with intent to cause permanent या partial damage, सेक्शन नंबर, ये सेक्शन नंबर 124 में है, सेक्शन नंबर 124। मिनिमम इम्प्रीजमेंट आपकी 10 इयर्स की है, विच इज एक्सटेंडेबल अप टू लाइफ इम्प्रीजमेंट। नेक्स्ट, punishment for attempt to throw acid, punishment for attempt to throw acid किस सेक्शन में है? 124। 124 आपके दो क्लॉज में डिवाइडेड है, 1 और 2। 2 में बात करता है आपके अटेम्प्ट की। नेक्स्ट, नेग्लिजेंट कंडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू पॉइजनर सब्सटेंसेज is dealt under which section? negligent conduct with respect to poisonous substances is dealt under which section? section 123। next, negligent conduct with respect to fire or combustible material is dealt under which section? which section? section number 287, सेक्शन नंबर 287। ये चैप्टर आपको याद है, चैप्टर 15 जो बात करता है ऑफेंसेस,
offenses affecting public health and offenses affecting public health, safety, decency और morals की, decency and morals, चैप्टर 15, इसकी रेंज क्या है 270 से लेके 297। नेक्स्ट, नेग्लिजेंट कंडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, सेक्शन 288। नेक्स्ट, नेग्लिजेंट कंडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मशीनरी, 289। ये तीनों एक साथ हैं आपके। 287 पहले आपका फायर का है, फिर 288 एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का है, 289 आपका मशीनरी की से डील करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजिंग हर्ट या डेंजर, कॉजिंग हर्ट और डेंजर टू अदर्स बाय एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ वाया पॉइजन, फायर, मशीनरी, corrosives, explosives is grouped together under a common regulatory theme aimed at। ये सारे जो हैं वो आपको एक ही चैप्टर में कर दिए हैं, चैप्टर 15, उसकी हेडिंग क्या है, पब्लिक सेफ्टी नेग्लिजेंस ऑफेंसेस। नेक्स्ट, एग्जीबिशन ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स और कंटेंट टू अ चाइल्ड इज डेंट अंडर विच सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ये आपका चाइल्ड जो है ये न्यू इंट्रोड्यूस किया है, न्यू, इसको आपको न्यूट्रल बना दिया है, जेंडर न्यूट्रल, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल बना दिया है। चाइल्ड यूज करने से आपका क्या हो गया है यहाँ पे 18 ईयर्स, चाइल्ड यूज करने से आपका 18 ईयर्स एज हो गई है, जो कि अर्लियर आईपीसी में आपकी एज कितनी थी 20 ईयर्स, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सेक्शन है 295। नेक्स्ट, sale of obscene books and objects is dealt under with section, obscene books and objects, इसी को हम हिकलिन्स रूल भी कहते हैं। इसका सेक्शन नंबर कौन सा है 294। नेक्स्ट, सिंगिंग obscene songs in public is dealt under with section 296। Next, keeping a lottery office is dealt under which section? Keeping a lottery office, section 297। Next, insult or attempt to wound religious feelings via deliberate या malicious act is dealt under which section? Section 298। ये चैप्टर है हमारा 16। 15 हमने देखा था, चैप्टर 15 पब्लिक सेफ्टी का था, ठीक है। चैप्टर 16 है हमारा रिलीजियस ऑफेंसेस से 298 से 302, 303 से हमारा प्रॉपर्टी से स्टार्ट हो जाता है, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, ये थेफ्ट से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा गाइस, आपने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं, आप लोग एक बार अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा कि आपके 40 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपके 35 प्लस आने चाहिए। इंडेक्स मैंने आपको कल बता ही दिया था कि आपको रिवाइज करना है इंडेक्स डेली। आपका जो भी वीक पार्ट है, वीक सब्जेक्ट है, उसका इंडेक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है गाइस। अब हम आगे चलते हैं। प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज रिलेटेड क्रूएलिटी अलाइंस एविडेंटरी प्रिजम्पशन विथ विच बीएनएस प्रोविजन, विथ विच बीएनएस प्रोविजन। ये बात कर रहा है कि बीएनएस का कौन सा प्रोविजन है जो बात करता है बीएसए की ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज में जो क्रुएलिटी होती है उससे। तो आपने देखा है सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस डिफाइन करता है क्रुएलिटी, क्रुएलिटी डिफाइंड सेक्शन 85 में। नेक्स्ट, प्रिजम्पशन रिगार्डिंग एब्सेंस ऑफ कंसेंट applies specifically in prosecutions for which offenses? ऐसे कौन से ऑफेंसेस है जिसमें हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि कंसेंट, एब्सेंस ऑफ कंसेंट है उस ऑफेंसेस में? तो रेप और स्पेसिफाइड जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसमें हम ये प्रिज्यूम करके रखते हैं कि कंसेंट नहीं थी, देयर वाज एब्सेंस ऑफ कंसेंट। नेक्स्ट, the burden to prove exceptions या proviso in favor of accused lies on,
बर्डन टू प्रूव एक्सेप्शन और प्रोवाइजो इन फेवर ऑफ अक्यूज्ड लाइज ऑन। तो ये बात आपको पता है कि जो एसर्ट करता है बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस पे लाई करता है। तो अक्यूज्ड हु एसर्ट्स, ये कौन सा प्रोविजन है, सेक्शन 108 ऑफ बीएसए। नेक्स्ट, burden of proof as to particular fact may lie on a party by virtue of, burden of proof as to a particular fact may lie on a party by virtue of, इसको हम रेस इप्सा लॉक्यूटर डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। इसका सेक्शन 109 है और ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर अप्लाई होगा, burden of proof by virtue of any law that provides that proof of that fact shall lie on that party. Next, facts especially within the knowledge of a person place the burden of proving those facts on। अगर कोई फैक्ट जो है वो स्पेशली पर्सन की नॉलेज में है तो वो फैक्ट हमेशा वही पर्सन प्रूफ कर सकता है। ये आपका इसका इलस्ट्रेशन है टिकट वाला, रेलवे टिकट वाला इलस्ट्रेशन जो है, ठीक है। इसका सेक्शन नंबर आपको पता है, इसका सेक्शन नंबर 109। गाइज मैं एक आपको करेक्शन देना चाहूंगी, 109 जो है इसी को हम रेस इप्सा लॉकेटर कहते हैं, रेस इप्सा लॉकेटर, ठीक है, इसको नहीं कहेंगे। आई बेग माई पार्डन, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, burden of proving that case of accused comes within exception is dealt under with section, burden of proving that case of accused comes within exceptions is dealt under with section 108। Next, presumption as to survivorship who died first in case of simultaneous death is dealt under with section। ये आपका प्रिजम्पशन एज टू सर्वाइवरशिप है कि अगर किसी की डेथ हो रही है, एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो रही है, तो हम क्या प्रिज्यूम करेंगे कि पहले किसकी डेथ हुई, दो इंसान में से पहले किसकी डेथ हुई, ठीक है। ये आपको हिंदू लॉ में भी ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है हिंदू लॉ में, ठीक है, उससे आप इसको जोड़ेंगे। सेक्शन इज 119। नेक्स्ट, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ requires proof that death occurred within how many years of marriage for presumption to apply। डाउरी डेथ के केस में डेथ जो है वो कितने, शादी के कितने साल के अंदर आपका डेथ होनी चाहिए, ये आंसर सबको पता है, 7 years। नेक्स्ट, प्रिजम्पशन दैट अ पर्सन accused of theft in possession of stolen property soon after theft is either the thief or has received the goods knowing them to be stolen is dealt under with section, it is dealt under, ये may presume है, may presume सेक्शन 119 में ही may presume है कि अगर कोई किसी के पास स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी स्टोलन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कि वो स्टोल उसी ने ही करी है, वो थीफ है, या उसने रिसीव करी है स्टोलन प्रॉपर्टी, रिसीव्ड नोइंग देम टू बी स्टोलन, नॉलेज का हम इसके ऊपर प्रिजम्पशन डालेंगे। नेक्स्ट, अ कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, अ कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट which it thinks likely to have happened regarding had to be, ये सेक्शन 19 ही है आपका 119। इसकी हेडिंग क्या होगी, common course of natural events, human conduct and public private business in relation to the facts of the case। Next, under BSA an accomplish evidence though admissible is generally treated with, accomplice का एविडेंस एडमिसिबल होता है लेकिन हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, हम इसको कॉजन से ट्रीट करते हैं, कॉर्पोरेशन चाहिए होता है हमें इन मटेरियल पर्टिकुलर्स एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस, एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस। इसका सेक्शन नंबर accomplice का 138 है accomplice का, और ये जो इसका सेक्शन है ये आपने मे प्रिज्यूम का
सब क्लॉज 2 है। सॉरी स्टूडेंट्स, इसको हम रीड विद 138 कहते हैं। और सब क्लॉज 2 हमारा ये कहता है कि अकॉम्प्लिश वुड बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस corroborated in material particulars. Next, in cases of retracted confession, courts generally require in case of retracted confession, courts generally require corroboration और non corroboration। अगर किसी ने अपना कन्फेशन पहले दिया फिर बाद में कोर्ट में उस कन्फेशन से पलट गया, उसको हम रिट्रैक्टेड कन्फेशन कहते हैं। अब उसको एक केस में कोर्ट क्या करेगा, उस केस में कोर्ट कोरिबोरेशन की उसकी जरूरत नहीं है, ये आपका केस है, ठीक है। नेक्स्ट, इन मैटर्स ऑफ एक्सपर्ट एविडेंस लाइक डीएनए एनालिसिस द कोर्ट, जब एक्सपर्ट एविडेंस होता है तो कोर्ट क्या करती है, उस एक्सपर्ट एविडेंस का कंक्लूसिव प्रूफ मानती है उसको या नहीं मानती है। तो कोर्ट ट्रीट इज एज अ ओपिनियन एविडेंस, ठीक है, गिवन ड्यू वेट बेस्ड ऑन रिलायबिलिटी एंड एक्सपर्ट्स क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट, in matters of documentary evidence between private parties, admissibility must be assessed on. In case of documentary evidence between private parties, admissibility must be assessed on relevance and proper proof, primary or secondary evidence as per BSA provision. Next, statements recorded during investigation, जिसको हम पुलिस स्टेटमेंट भी कहते हैं, generally cannot be used as substantive evidence except, जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी की भी स्टेटमेंट को पुलिस लेती है, रिकॉर्ड करती है, तो उसको हम सब्सटेंटिव एविडेंस की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, ये सबको पता है। लेकिन एक्सेप्ट उसको हम क्या यूज कर, एक्सेप्ट टू कॉन्ट्राडिक्ट द विटनेस अंडर स्पेसिफाइड प्रोविजन, उसको अगर कॉन्ट्राडिक्ट करना है तब उसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ corroboration is particularly emphasized in cases involving, the concept of corroboration is particularly emphasized in cases involving corroboration जहां पे अप्रूवर्स की टेस्टिमनी की बात हो, accomplish एविडेंस की बात हो, रिट्रैक्टेड कन्फेशन की बात हो, सोल आई विटनेस टेस्टिमनी की बात हो, सर्टेन केसेस में, इन सब केसेस में आपको कोरेबोरेशन पे कोर्ट हमें एम्फेसाइज करता है कि कोरेबोरेशन हो तो ज्यादा बेटर हो। ओके, नेक्स्ट, करेक्ट आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट, एविडेंस ऑब्टेन थ्रू इलीगल सर्च और सीजर, वो कैसा एविडेंस होता है, एडमिसिबल होता है कि नहीं होता है। एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू इलीगल सर्च या सीजर, एविडेंस जो होता है वो एडमिसिबल होगा कि नहीं होगा, ये एडमिसिबल होता है ऑलवेज, ठीक है, जनरली स्टिल एडमिसिबल, इफ रेलेवेंट अगर होगा तो एडमिसिबल होगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू केस स्पेसिफिक जुडिशियल डिस्क्रिशन। नेक्स्ट, द मेकर ऑफ अ कन्फेशन रिट्रैक्टिंग इट एट अ ट्रायल रिजल्ट इन, ट्रायल के दौरान किसी ने अपना कन्फेशन रिट्रैक्ट कर दिया, अपने कन्फेशन से वो पलट गया कोर्ट के सामने, उस केस में क्या होगा, क्या वो कन्फेशन रिट्रैक्टेड कन्फेशन एडमिसिबल होगा या नहीं होगा। करेक्ट आंसर वुड बी कन्फेशन स्टिल बीइंग एडमिसिबल बट examined with caution and need for corroboration. Next, when two persons who are strangers to each other narrate consistent facts independently, this consistency shows, जब दो स्ट्रेंजर हैं वो एक ही फैक्ट को, ठीक है, अलग अलग जगह पे एक ही फैक्ट को वो कंसिस्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, उनकी स्टोरी सेम है, उनने थर्ड पर्सन को रिलेटेड कोई भी ऑफेंस हुआ है, दो अलग अलग स्ट्रेंजर हैं आपस में नहीं जानते हैं, उनकी स्टोरी जो है वो मैच कर रही है कंप्लीटली, तो वो जो कंसिस्टेंसी है ये क्या करती है, ये इनहांस करती है, ये कंसिस्टेंसी आपकी इनहेंस करती है क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी ऑफ देयर टेस्टिमनीज एज कॉरोबोरेटिव एविडेंस, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हॉस्टाइल विटनेस
treatment allows the party calling the witness to hostile witness treatment allows the party calling अगर कोई witness hostile हो जाता है hostile witness का आपको पता है सेक्शन नंबर 157 में है hostile witness ये चैप्टर 10 है ठीक है हॉस्टाइल विटनेस कब होता है जब पार्टी का अपना विटनेस जो है वो अगेंस्ट बोलने लगता है तो वो हॉस्टाइल कहता है उस केस में जो पार्टी है वो कोर्ट से बोलती है कि हमें अपने ओन विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना है क्रॉस एग्जामिन देयर ओन विटनेस लेकिन कोर्ट की परमिशन नेसेसरी है ऑलवेज नेसेसरी नेक्स्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट्स कैन परमिट री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस किस केस में हो सकता है री एग्जामिनेशन ऑफ पहला तो हमेशा आपके कोर्ट की परमिशन से होगा सेकंड सिर्फ उस केस से होगा रिलेटेड जिस फैक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन में जो कोई नया फैक्ट आया है और सामने वाले पार्टी ने वो फैक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया या एग्जामिनेशन में वो लेके नहीं आया था कोई नया फैक्ट आया है उस चीज को क्लियर करने के लिए री एग्जामिनेशन होता है और कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है आपको ऑलवेज नेक्स्ट an expert witness's opinion must be supported by an expert witness's opinion must be supported by reasons and basis data relied upon for forming the opinion next statements made in an electronic record certified in accordance with law are जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होते हैं उसमें जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो कैसे आपको एडमिसिबल होते हैं एज अ ओरल होते हैं एज अ डॉक्यूमेंट्री होते हैं ऑटोमेटिकली होते हैं या नहीं होते हैं क्योंकि ये आपका न्यू प्रोविजन है बीएसए में जो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड को लेकर आया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड को तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ऐसे केसेस में एडमिसिबल होता है एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विदाउट फर्दर प्रूफ ऑफ द ओरिजिनल if requirements are met ठीक है next a fact may be proved by circumstantial evidence when direct evidence is unavailable provided the circumstances a fact may be proved by circumstantial evidence when direct evidence is unavailable provided the circumstances लेकिन वो सर्कमस्टांसेस कैसे होने चाहिए अगर आपके पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो उस केस में कोर्ट सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे रिलाई करती है लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हमेशा क्या होने चाहिए वो ऑलवेज फुली एस्टैब्लिश्ड होने चाहिए कंसिस्टेंट होने चाहिए किससे और हाइपोथेसिस ऑफ गिल्ट जो अक्यूज्ड के गिल्ट की ओर पॉइंट कर रहे हो तभी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन एप्रिसिएशन ऑफ ऑक्यूलर एविडेंस इन एप्रिसिएशन ऑफ ऑक्यूलर या आई विटनेसेस एविडेंस वर्सेस मेडिकल एविडेंस कोर्ट्स जनरली गिव किसको प्रेफरेंस देती है एक आई विटनेस का एविडेंस है और एक मेडिकल एविडेंस है ये दोनों जो है वो एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं मेडिकल एविडेंस कुछ और कह रहा है और एक आई विटनेस अपने एविडेंस में कुछ और कह रहा है ये दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे से उस केस में किसको आप प्रियोरिटी देता है कोर्ट तो कोर्ट हमेशा ऑक्यूलर एविडेंस को प्रियोरिटी देता है प्राइमेसी टू ट्रस्टवर्दी ocular evidence unless clearly inconsistent with medical evidence on material points unless inconsistent with medical evidence on material points next question under bsa non examination of an independent witness available at the scene may lead to non examination of an independent witness जो कि उसी टाइम वहां पे सीन पे प्रेजेंट था और उसका ही आपने एग्जामिनेशन नहीं किया तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा केस पे इससे इम्पैक्ट पड़ेगा आपका एडवर्स इन्फ्लुएंस पड़ेगा अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन इन एप्रोप्रिएट केसेस ओके नेक्स्ट नॉन प्रोडक्शन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल डॉक्यूमेंट विदाउट एक्सप्लेनेशन में लीड टू जो आपके पास बेस्ट अवेलेबल कोई डॉक्यूमेंट है आपने उसी को ही प्रोड्यूस नहीं किया आपने अपने जो डॉक्यूमेंट को ही प्रोड्यूस नहीं किया और आप उसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है आपके पास कि आपने क्यों नहीं प्रोड्यूस किया तो उससे आपका क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा इससे आपका ये इन्फ्लुएंस पड़ता है
एडवर्स इन्फ्लुएंस अगेंस्ट द पार्टी विद होल्डिंग इट, ये आपने सेक्शन 119। कोर्ट में प्रिज्यूम सर्टेन फैक्ट्स, ठीक है, कोर्ट में प्रिज्यूम सर्टेन फैक्ट्स, इसमें इलस्ट्रेशन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an accused fails to explain incriminating circumstances put to them under the relevant BNSS examination provision, this failure may be treated as an additional link in the chain of circumstances against the accused or inadmissible, automatically proves the guilt alone or has no evidentiary significance। अगर कोई भी अक्यूज्ड है, वो उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसी इंक्रिमिनेटिंग सब्सटेंस सर्कमस्टांसेस हैं जो उसको इंक्रिमिनेट कर रही है, जो उसके अगेंस्ट है, जो उसका ऑफेंस बता रही है, प्रूफ करने के लिए एक चीज वो कर रही है कि हाँ तुम अक्यूज्ड हो, तुम्हारे अगेंस्ट एक ऐसा ऑफेंस, एक ऐसा हमारे पास एक एविडेंस है, उस केस में अक्यूज उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, उस चीज को डिनाई नहीं कर पा रहा है, तो वो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि इट मे बी ट्रीटेड एज एन एडिशनल लिंक in the chain of circumstances against the accused। Next question, evidence given by a child witness requires the court to be satisfied about। अगर कोई भी चाइल्ड विटनेस है, अगर कोई भी चाइल्ड है, अगर उसको विटनेस बनना है या वो अगर विटनेस है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट को क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये चाइल्ड विटनेस बन सकता है कि नहीं बन सकता है ना। तो इस केस में कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि चाइल्ड की कॉम्पिटेंसी देखनी पड़ेगी, उसका ट्रूथफुलनेस देखना पड़ेगा, और इसके लिए एक वॉयर डायर टाइप टेस्ट होता है जो कि अब ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन आप इसको ले सकते हो, ठीक है। चाइल्ड विटनेस का आपको कहाँ पे है, सेक्शन 124, ये चैप्टर 9 है आपका, 124 से जो 139 तक डील करता है। नेक्स्ट, इन केसेस ऑफ कंफ्लिक्टिंग एक्सपर्ट ओपिनियंस द कोर्ट, जब आपको एक्सपर्ट ओपिनियन कंफ्लिक्ट कर रहे हैं आपस में, तो उस केस में कोर्ट क्या करती है, कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है, कोर्ट इंडिपेंडेंटली एसेस करती है रीजनिंग को और इवेल्युएट करती है कि विच ओपिनियन इज मोर प्रोबेबल एंड वेल फाउंडेड, ठीक है। स्टूडेंट्स आप अपने मार्क्स चेक कर लीजिएगा, इससे मैंने आपका इंडिपेंडेंट ऐसे सब्जेक्ट वाइज इसलिए बनाया है ताकि आप अभी गेस कर सकें और आपको पता लग सके कि आपका वीक पार्ट कौन सा है या आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। उस पर आप 1 आवर मोर दीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ भाई मेरा बीएसए के ऑलमोस्ट सब सही हो रहे हैं, बीएसए में मुझे थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट में पूछ ले रहे हैं वहां प्रॉब्लम हो रही है, उसको आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा। इंडेक्स आपको डेली पढ़ना है, इंडेक्स तो आपको डेली करनी है। अगर आपको लग रहा है कि बीएनएस में मेरा सब चीज सही जा रही है, पनिशमेंट वाला पार्ट आपका थोड़ा सा वीक है, तो आप पनिशमेंट पे थोड़ा सा वर्क कर लीजिएगा क्लास के बाद। ये काम आपको अभी करना है, जस्ट आफ्टर दी क्लास, आपको वेट नहीं करना है किसी चीज के लिए, ठीक है गाइज। अब हम बीएसए का देखते हैं, बीएनएसएस का देखते हैं, ठीक है। बीएनएसएस, under BNSS, provisions relating to maintenance of absconders property attachment aim primarily to, ये बात कर रहा है कि जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है उसकी हम प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं, उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या होता है, हम प्रॉपर्टी अटैच क्यों करते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की या एब्सकॉन्डर की, टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ द एब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड, ठीक है। हमारा प्राइमरीली यही होता है, हमें उसका अपीयरेंस चाहिए होता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, under BNSS the process for release of under BNSS the process for release of attached property if the person appears is that the property is, अगर वो पर्सन अपीयर हो जाए कोर्ट में आके, एक बार उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली, उसके बाद वो अपीयर हो जाए कोर्ट में आके, तो कोर्ट क्या करेगी उस टाइम पे, कोर्ट उसको रिलीज कर देगी,
कोर्ट अपने पास थोड़े ना रखेगी, कोर्ट को तो उसको अपीयरेंस के लिए ही उसको कोर्ट ने अटैच करी थी। अब वो आ गया तो कोर्ट उसको रिलीज करेगी सब्जेक्ट टू कोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ जेन्युइन अपीयरेंस एंड कंप्लायंस। ओके, ये आपको सेक्शन नंबर आपको याद है, इसका सेक्शन नंबर क्या है, सेक्शन नंबर 88 है, और विद इन 2 ईयर आपको अपीयर होना है, विद इन 2 ईयर्स। नेक्स्ट, प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। हैबिचुअल ऑफेंडर्स कहाँ पे है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, ये गलत है ऑप्शंस, मैं आपको बताती हूँ। हैबिचुअल ऑफेंडर्स चैप्टर 9 जो है आपका, ये आपकी बात करता है, सिक्योरिटी लेता है, ये आपकी सिक्योरिटी किस चीज की लेता है, फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, गुड बिहेवियर। इसके सेक्शन है आपके 125 से 128, ठीक है। हैबिचुअल ऑफेंडर की बात करता है ये 129 में। आपको ये याद रखना है 125 बात करता है आपकी 125 आपसे ये आपसे सिक्योरिटी लेता है कि आप पीस रखोगे ऑन कन्विक्शन, कन्विक्शन पे आपको 3 इयर्स के लिए आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। 126 में अदर केसेस में आपको पीस के लिए सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ये 1 ईयर्स होता है। 127 में आपको अगर आप कोई भी सिडिशियस मैटर को डिसेमिनेट करते हो, उस केस में सिडिशियस मैटर को डिसेमिनेट करते हो, इस केस में आपको 1 ईयर की सिक्योरिटी में बाउंड होते हो आप। 128 में अगर आप सस्पेक्टेड पर्सन हो, उस केस में आप 1 ईयर के लिए बाउंड हो, और 129 में आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो, हैबिचुअल, तो आप 3 इयर्स के लिए आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इंक्लूड प्रोविजंस अंडर। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अगर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है तो उसका प्रोविजन कौन सा है, पब्लिक ऑर्डर को हम पब्लिक न्यूसेंस भी कहते हैं, ये 152 में है। नेक्स्ट, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस या एप्रीहेंडेड डेंजर, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर एम्पावर अ मैजिस्ट्रेट टू पास एन ऑर्डर अंडर। ये किस सेक्शन में है, ये सेक्शन 163 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ओल्ड था आपका 144 का, ठीक है। ये आपको डीएम भी देता है, एसडीएम के पास भी पावर है, और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पावर है अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको एम्पावर करती है तो। नेक्स्ट, द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 163 दैट इज अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस एप्रीहेंडेड डेंजर और टीटीसी कैन इनिशियली रिमेन इन फोर्स फॉर। जो सेक्शन 163 का ऑर्डर है वो इनिशियली कितने टाइम के लिए दे सकता है, वो इनिशियली आपको 2 मंथ्स के लिए देना है, 2 months which is extendable up to 6 months by the state government। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका केस है गुलाम अब्बास, गुलाम अब्बास का केस है, ठीक है। इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि अगर ऐसे ऑर्डर से आपका अगर फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहा है तो उस केस में आपके पास रिट डालने की पावर है, ये आपको रिट की पावर से नहीं रोकता है कि आप इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर बीएनएसएस डिस्प्यूट्स कंसर्निंग इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस, लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस, ये सेक्शन 164 है। 166 में क्या डील किया है, ये बात करता है राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड, यूज ऑफ लैंड। 164 बात करता है आपकी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से ब्रीच ऑफ पीस होने की लाइकली है, मतलब होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, प्रोविजंस रिलेटिंग टू यूज ऑफ आर्म फोर्सेस टू डिस्पर्स अनलॉफुल असेंबली, कहाँ पे डेल्ट है, आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली आपको पता है सेक्शन 148 से 151 में है अनलॉफुल असेंबली, और आप आर्म्ड फोर्स कब यूज कर सकता है इसको, 149 में, ठीक है।
और सिविल फोर्स आप 148 में सिविल फोर्स यूज कर सकते हैं और आर्म्ड फोर्स आप 149 में। नेक्स्ट, एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 144 can be enforced against a person who neglects or refuses to maintain by, अगर कोई पर्सन सेक्शन 144 में मेंटेनेंस देने के लिए अगर वो नहीं कर रहा है तो क्या होगा, लिवाइंग द अमाउंट एज अ फाइन, ठीक है, विथ इम्प्रीजमेंट इन डिफॉल्ट। अगर कोई पर्सन नहीं दे रहा है आपको जो मेंटेनेंस जो कोर्ट ने फिक्स करी है, उस केस में कोर्ट ये मानेगा कि जो आपके ऊपर जो अमाउंट आपको देनी थी वो फाइन की तरह मानेगा कि अब ये आपके ऊपर फाइन लगा दिया गया है, और अगर अब वो आप फाइन नहीं पे करते हो तो आपको इम्प्रीजमेंट होगा उस केस में डिफॉल्ट में। आपको ये भी याद कर लेना है कि डिफॉल्ट किस केस में होता है, कितना उसकी टाइम लिमिट है डिफॉल्ट की। नेक्स्ट, प्रोविजंस डीलिंग विथ प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर फाउंड अंडर विच सेक्शन। चैप्टर 12 है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, ठीक है। आप अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, पुलिस के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, तो पुलिस उस केस में चैप्टर 12 के अंदर उसको पावर दी गई है 160, चैप्टर 168 में उसको पावर दी गई है 168 से 172 में उसको प्रिवेंट करने की। नेक्स्ट, अ पुलिस ऑफिसर में टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस arrest without order from a magistrate and without warrant a person designing to commit such offense if the commission cannot be otherwise prevented dealt under which section। यहाँ पे कोर्ट के पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो अगर उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है और उसको प्रिवेंट करना मुश्किल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट करने से प्रिवेंट करना मुश्किल है, तो वो विदाउट वारंट और विदाउट ऑर्डर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। ये है 170, इसी को हम प्रिवेंटिव अरेस्ट भी कहते हैं, प्रिवेंटिव अरेस्ट। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन। The term informant in relation to an FIR is generally understood to refer to, FIR में informant का मतलब क्या है? Informant मतलब the person who first gives information of a cognizable offense to the police, the person who first gives information of a cognizable offense to the police। Next, a magistrate power to record statement or confession must ensure the maker is doing so। आपको पता है कि मैजिस्ट्रेट सेक्शन 183 ऑफ BNSS उसके पास कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की पावर है, कन्फेशन और स्टेटमेंट। लेकिन कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले मैजिस्ट्रेट को क्या इंश्योर करना है कि वो पर्सन वॉलंटरली अपना वो कन्फेशन रिकॉर्ड करवा रहा है, वो पुलिस इन्फ्लुएंस से फ्री है, और टिपिकली आफ्टर इंश्योरिंग प्राइवेसी फ्रॉम पुलिस प्रेजेंस, ठीक है। नेक्स्ट, द पुलिस रिपोर्ट जिसको हम चार्जशीट कहते हैं मस्ट बी अकम्पनीड बाई ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑन विच द प्रोसिक्यूशन पर्पसेस टू रिलाई एज पर सेक्शन। पुलिस रिपोर्ट must be accompanied by all documents on which prosecution proposes to rely as per section 193 subclause 3। Next, supply of documents to the accused relied upon by the prosecution before the trial is mandated under section 230। ट्रायल से पहले प्रोसिक्यूशन जिस भी डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई कर रहा है कि अक्यूज्ड के खिलाफ ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अक्यूज्ड के खिलाफ ये एविडेंस मिले हैं, इसने ये कन्फेशन दिया है, इसके हमें ये चीज मिली है, वो सारा जो आपका केस है वो आपको सेक्शन 230 के अंदर आपको अक्यूज्ड को ये सब आपको सप्लाई करना पड़ता है ताकि अक्यूज्ड उसका डिफेंस बना सके, ठीक है। नेक्स्ट,
Provisions for further investigation after filing of a charge sheet are dealt under which section? Further investigation 193 subclause 9. Next, if the magistrate disagrees with the police report's conclusion that no case is made out, the magistrate can. If the magistrate disagree with the police report conclusion that no case is made out, उस केस में क्या करेगा? डिसमिस कर सकता है. नेक्स्ट, provisions relating to release of an accused on bond by police officer instead of producing before magistrate for minor offences are found under section akin to old section 169 CRPC. रिटेन किया है इसको. नेक्स्ट, provisions ensuring speedy trial specifically emphasize cases involving. स्पीडी ट्रायल आपको किस केसेस में ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा? आपको बीएनएसएस में कोर्ट ने मेंशन कर रखा है सारा का सारा कि कितना टाइम पीरियड होगा किस केसेस में, जब कोई ऑफेंस हो रहा है वुमेन के रिगार्डिंग, चाइल्ड के रिगार्डिंग, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंसेस. नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस एग्जाम्पल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिफ्लेक्ट्स. जो डेजिग्नेटेड कोर्ट जो बीएनएसएस में इंट्रोड्यूस हुए हैं स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस के लिए, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है स्पेशलाइज्ड एडजुडिकेशन मैकेनिज्म अलाइन विद बीएनएस न्यू ऑफेंस कैटेगरी. नेक्स्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ पे डिफाइंड है? 21V. नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ पे है? सेक्शन 18 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट है, 19 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की और 20 में डायरेक्टोरेट. ठीक है. नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर 19. द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन वेयर कॉन्स्टिट्यूटेड फंक्शंस टू. फंक्शन क्या होता है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का? टू मॉनिटर एंड कंडक्ट प्रोसिक्यूशन वर्क एट स्टेट लेवल हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको बताती हूँ डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को. ठीक है. डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन आपका 2 लेवल पे होता है. डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन 2 लेवल्स पे होगा आपका. ठीक है. एक स्टेट लेवल पे होगा और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा. एक स्टेट लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. एक स्टेट लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. ठीक है. स्टेट लेवल पे आपका स्टेट लेवल पे आपके 2 अपॉइंटमेंट होंगे और डिस्ट्रिक्ट पे अलग 2 होंगे. स्टेट पे आपका एक डायरेक्टर होगा और एक डिप्टी डायरेक्टर होगा. इसकी क्या एलिजिबिलिटी है? 15 ईयर्स या तो उसने प्रैक्टिस करी हो या वो सेशन जज हो. डिस्ट्रिक्ट में आपका डिप्टी डायरेक्टर होगा, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर. इनकी क्या एलिजिबिलिटी है? 7 ईयर्स प्रैक्टिस या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. ठीक है गाइस, इससे इतने ही क्वेश्चन बनेंगे आपके. ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है. ठीक है. नेक्स्ट, एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल नॉट बी. असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या नहीं करेगा? वो डिफेंड नहीं करेगा. नॉट इंगेज टू डिफेंड एंड अक्यूज इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग. ये आपको नॉट याद से पढ़ना है आपको. मैं ऐसे क्यों करा रही हूँ? क्योंकि जब आपके एग्जामिनेशन हॉल में जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको ऐसे ही कर करके करना है कि नॉट है यहाँ पे, आपको ऐसे करना है ताकि आपके माइंड को ये हो जाए कि नॉट पूछा है कि नहीं पूछा है. ठीक है. तरीका आपका यही होता है. ओके, लेट्स मूव ऑन. The role of a prosecutor at the stage of framing of charge involves. प्रोसिक्यूटर जब फ्रेमिंग चार्ज होता है उस केस में
प्रोसिक्यूटर का रोल क्या होता है कि वो कोर्ट को असिस्ट करता है इन इवेल्युएटिंग वेदर सफिशिएंट ग्राउंड्स एग्जिस्ट टू प्रोसीड टू ट्रायल, और नो रोल एट दिस स्टेज, ओनली अपीयरिंग आफ्टर कन्विक्शन, ओनली हैंडलिंग बेल एप्लीकेशन। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंसेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर द कोर्ट परमिट्स विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन रिफ्लेक्ट्स। ये कह रहा है कि जब आप प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ करते हो उस केस में आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कंसेंट लेनी होती है। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की आपको कंसेंट लेनी होती है उससे आपको क्या पता लगता है कि हम इससे चेक कर रहे हैं, अ चेक ऑन आर्बिट्रेरी विड्रॉल टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट इन प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट, victims right to engage an advocate of choice, victims right to engage an advocate of choice to assist the prosecution is recognized under provisions relating to victims participation in trial. Next, provision on interaction between इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड प्रोसिक्यूटर एम्फेसाइज, ये आपका न्यू कॉन्सेप्ट आपका ऐड किया है बीएनएसएस ने, इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन है आपके इसके अंडर के, ठीक है। इट एम्फेसाइज दैट क्लोज कोऑर्डिनेशन फॉर इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन इंक्लूडिंग कंसल्टेशन ऑन एविडेंस एंड लीगल स्ट्रेटजी। नेक्स्ट, sanctioning authority requirements for prosecuting certain public servants aim to, जब आप पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करना होता है, आपकी कोई भी कंप्लेंट पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट होती है, तो वहां पे एक आपके ऊपर एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक उस अथॉरिटी से पहले सैंक्शन लेना पड़ेगा। तो क्यों लेना है, इसका पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट फ्रिवलस प्रोसिक्यूशन while allowing genuine cases to proceed with due process। फ्रेंड्स, आप अपने मार्क्स चेक कर लीजिएगा, 71 में से 100 में से आपके कितने आ रहे हैं, ठीक है। और आपको ये भी चेक करना है कि आपका वीक पॉइंट क्या है। आज तो मैंने बहुत ज्यादा आपको बीएनएसएस का अंदर से आपसे पूछा है, कॉन्सेप्ट बेसिस पूछा है, ठीक है। ये आप करिएगा, हम क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे। सीपीसी, द कोड अप्लाइज टू प्रोसीडिंग्स दैट आर, सीपीसी कहाँ अप्लाई होता है? सिविल नेचर पे। नेक्स्ट, अ प्लेंट दैट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन, अगर प्लेंट आपका कॉज ऑफ एक्शन ही डिस्क्लोज नहीं कर रहा है तो उसका क्या होगा? आप उसको अमेंड कर सकते हैं क्या? नहीं, वो रिजेक्ट हो जाएगा ऑर्डर 7 रूल 11 में, ठीक है। नेक्स्ट, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स इज डेल्ट अंडर विच सेक्शन? amendment of pleading is dealt under which order? amendment of pleading order 17 का रूल, ऑर्डर 16 का 6 का रूल 17। नेक्स्ट, स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स, कौन सा ऑर्डर कौन सा रूल है? स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग, स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग ऑर्डर 6 रूल 16। रूल 17 में आपने देख लिया अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट। रूल 16 में आपका स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स है, स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स। वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स कहाँ हो रही है आपकी? वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स 15 में, ठीक है। 15 में आपकी वेरिफिकेशन। अब आपको ये याद रहेगा, ऑर्डर 6 रूल 15 वेरिफिकेशन, रूल 16 स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स, रूल 17 अमेंडमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, particulars to be given where a party pleads fraud, misrepresentation etc are dealt under which rule of order 6? ऑर्डर 6 का रूल 4 बात करता है, ऑर्डर 6 रूल 4 कि जब आप कोई भी पार्टी प्लीड कर रही है कि फ्रॉड हुआ है या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो उस केस में आपको पर्टिकुलर्स टू बी गिवन, ठीक है। नेक्स्ट, a plaintiff may join several causes of action against the same defendant, a plaintiff may join several causes of action against the same defendant subject to
Court's power to order separate trials if such joinder embarrasses or delays trial. प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है कि अगर एक ही डिफेंडेंट के अगेंस्ट उसके पास सेवरल कॉज ऑफ एक्शन हो रखे हैं तो वो एक ही सूट फाइल कर सकता है और सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन को उसमें ऐड कर सकता है, और कोर्ट जनरली इसको परमिट कर देती है, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कि उससे डिले होगा तो कोर्ट नहीं करेगी परमिट, ठीक है, फिर उसको कोर्ट सेपरेट ट्रायल के लिए कर देगी। नेक्स्ट, मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज इज डेल्ट अंडर विच ऑर्डर एंड रूल? मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज ऑर्डर 1 है, मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर रूल 9 है। नेक्स्ट, अंडर सीपीसी एडिशन, स्ट्राइकिंग आउट और सब्सटीट्यूशन ऑफ पार्टीज कैन बी ऑर्डर्ड अंडर। एडिशन स्ट्राइकिंग आउट किस में है? ऑर्डर 1 रूल 10 में। कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, under CPC representative suits are dealt under which order and rule? Representative suits are dealt under which rule of order 1? Order 1 का rule 8. Next, a suit for partition is generally understood to result in what type of decree due to further proceedings required? क्वेश्चन है आपका कि जो सूट फॉर पार्टीशन होता है उसमें किस किस टाइप की डिग्री जो है निकलती है सूट फॉर पार्टीशन के केसेस में, ठीक है। तो उस सूट ऑफ फॉर पार्टीशन में प्रिलिमिनरी डिग्री आती है, वो फॉलोड बाय फाइनल डिग्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अ डिग्री दैट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट इज कॉल्ड फाइनल डिग्री। नेक्स्ट, restitution under section 144 applies when? restitution when decree is varied, reversed, ठीक है। इन दो केस में आप रेस्टिट्यूशन करते हो और रेस्टिट्यूशन में आप रिस्टोर करते हो जो भी बेनिफिट आपको ऑब्टेन्ड हुई है। नेक्स्ट, अंडर सीपीसी द पावर टू मेक रूल्स, द पावर टू मेक रूल्स टू रेगुलेट प्रोसीजर ऑफ सीपीसी इज वेस्टेड इन। रूल मेकिंग पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है कि हाई कोर्ट के पास है? रूल मेकिंग पावर आपके पास हाई कोर्ट के पास होती है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास आपके सेक्शंस को लेके पावर है, पार्लियामेंट कर सकता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट शेड्यूल कंटेन्स, सीपीसी का फर्स्ट शेड्यूल क्या है? द ऑर्डर्स एंड रूल्स सप्लीमेंटिंग द बॉडी ऑफ द कोड। द ऑर्डर्स और रूल्स जो है ये फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं आपके सीपीसी के, ये आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर सीपीसी द डेफिनेशन ऑफ रूल्स, डेफिनेशन ऑफ रूल्स अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 18 रेफर्स टू। रूल्स का मतलब क्या है जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 18 में बताया है? ये कहता है रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल और मेड अंडर सेक्शन 122 एंड 125। नेक्स्ट, अंडर सीपीसी सेक्शन 100 डील्स विथ, सेक्शन 100 डील्स विथ सेकंड अपील, सेकंड अपील टू हाई कोर्ट ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 96 सीपीसी डील्स विथ, सेक्शन 19 ओरिजिनल डिग्री से बात करता है, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। 100 आपकी सेकंड अपील है। नेक्स्ट, नो अपील लाइज फ्रॉम अ डिग्री पास्ड विथ कंसेंट ऑफ पार्टीज एज पर सेक्शन। अगर पार्टीज ने खुद ही कंसेंट दे दी है, कंसेंट डिग्री में क्या होगा? सेक्शन 96 सब क्लॉज 2, सेक्शन 96 सब क्लॉज 2 कंसेंट डिग्री की बात करता है। 96 का सब क्लॉज 2 एक्सपार्टे डिग्री डील्स विथ एक्सपार्टे डिग्री। 96 सब क्लॉज 3 हमने देख लिया कंसेंट डिग्री। 96 सब क्लॉज 4 स्मॉल कॉजेस कोर्ट की बात करता है। जब आपका स्मॉल कॉजेस कोर्ट में आपका सब्जेक्ट मैटर 10,000 से बिलो हो, उस केस में आप अपील कर सकते हैं ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड नॉट फैक्ट्स। नेक्स्ट, सॉरी गाइस, ऑर्डर 41 रूल 27 डील्स विथ, ऑर्डर 41 रूल 27 deals with production of additional evidence in appellate court.
Next, cross objections in appeal are dealt with under order 41 rule. क्रॉस ऑब्जेक्शंस क्रॉस ऑब्जेक्शंस रूल 22 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमांड ऑफ अ केस बाय एपेलेट कोर्ट इज डेल्ट विथ अंडर ऑर्डर 41 रूल. कौन सा रूल है इसका? रिमांड ऑफ अ केस बाय एपेलेट कोर्ट, रूल 23. नेक्स्ट, framing of additional issues by appellate court and referring back to trial court. जब appellate court फ्रेम करता है एडिशनल इशू और ट्रायल कोर्ट को वापस देता है, ये कौन सा रूल बताता है आपका? ऑर्डर 41 का रूल 27. नेक्स्ट, dismissal of appeal for want of prosecution or appellant's default is dealt under which rule of order 41? ऑर्डर 41 का रूल 17. नेक्स्ट, restoration of an appeal dismissed for default is dealt under which rule of order 41? रिस्टोरेशन कहाँ पे हो रही है? जब अपील डिसमिस हो जा रही है डिफॉल्ट के लिए, रूल 19 में. आई होप गाइस ये सीपीसी का थोड़ा सा लास्ट वाला जो है डिफिकल्ट हो गया था पोर्शन सेक्शन में. तो इसमें आपके 101 से 125 में से आपके कम से कम 20 क्वेश्चंस प्लस आने चाहिए मार्क्स. ठीक है. नेक्स्ट, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ओथ और एफर्मेशन? ओथ और एफर्मेशन सबको पता है, थर्ड शेड्यूल. नेक्स्ट, विच शेड्यूल डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फोर्थ शेड्यूल है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स? शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये आपका फिफ्थ शेड्यूल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें ये आपसे ये भी पूछ लेगा, ये चारों स्टेट में से एक स्टेट का ऑप्शन नहीं देगा और पूछेगा कि कौन सा स्टेट इसमें है कि नहीं है. ठीक है. ये सिक्स्थ शेड्यूल है. इसमें आपकी ट्राइबल एरियाज की बात कर रहा है सेम शेड्यूल एरिया में, और ये आपकी जनरल स्टेट की बात कर रहा है. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. एक क्वेश्चन आपका शेड्यूल से आएगा ही आएगा. ठीक है. नेक्स्ट, विच शेड्यूल कंटेन्स द यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट? सेवेंथ शेड्यूल. नेक्स्ट, विच शेड्यूल लिस्ट द ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया? लैंग्वेजेस कहाँ पे है? एट्थ शेड्यूल में. नेक्स्ट, ninth schedule was primarily meant to protect which category of laws from judicial review? ninth schedule आर्टिकल 368 के साथ पढ़ते हो आप, लैंड रिफॉर्म एंड एग्रेरियन लॉज. नेक्स्ट, टेंथ शेड्यूल डील्स विद एंटी डिफेक्शन, सबको पता है 52nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था ये. Next, under 10th schedule, a member is disqualified for defection if they. मेंबर किस केस में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? जब वो वॉलंटरली गिव अप करेगा मेंबरशिप ऑफ देयर पार्टी, या वोट अगेंस्ट पार्टीज डिस्क्रिशन विदाउट प्रायर परमिशन. ठीक है. नेक्स्ट, 11th शेड्यूल पंचायत कंटेन्स हाउ मेनी सब्जेक्ट? पंचायत 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया था. कितने सब्जेक्ट्स हैं? 29 सब्जेक्ट्स हैं. 12th शेड्यूल म्युनिसिपैलिटी कंटेन्स हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? 74th अमेंडमेंट एक्ट से आया था. कितने सब्जेक्ट्स हैं इसके? डील्स विद 18 सब्जेक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 262 डील्स विथ adjudication of disputes relating to waters of interstate rivers. Next question, articles 263 provides for the establishment of interstate council.
नेक्स्ट आर्टिकल 20 डील्स विथ, ये सबको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट आर्टिकल 324 डील्स विथ, आर्टिकल 324 डील्स विथ सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। पार्ट 15 में आपके इलेक्शंस की बात होती है। इसकी रेंज है आर्टिकल 324 से 329। नेक्स्ट आर्टिकल 76 डील्स विथ 76 अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल 165 डील्स विथ, आर्टिकल 165 डील्स विथ एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट। नेक्स्ट आर्टिकल 148 डील्स विथ, आर्टिकल 148 डील्स विथ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल 315 डील्स विथ, आर्टिकल 315 डील्स विथ, ये सबको पता है, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 355 imposes a duty on the union to, article 355 imposes a duty on the union to protect states against external aggression and internal disturbance। ठीक है, ये इमरजेंसी का प्रोविजन है आपका 355 वाला। 352 से लेके 360 आपकी इमरजेंसी की बात करता है, पार्ट 18 में है ये आपका। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 356 व्हेन इन्वोक्ड रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल विद इन, आर्टिकल 356 में ही आप प्रेसिडेंट्स रूल की बात करते हैं। इसी को हम फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की बात बोलते हैं, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इसमें आपको पार्लियामेंट से कितने मंथ्स के अंदर आपको अप्रूवल लेना है, अगर आपने एक बार प्रेसिडेंट रूल लगा दिया किसी स्टेट में, विद इन 2 मंथ्स। नेक्स्ट अंडर आर्टिकल 352 a proclamation of emergency must be approved by parliament within, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है उस केस में आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल कितने टाइम पीरियड के अंडर लेना है, आपको 1 मंथ के अंडर लेना है। नेक्स्ट द 44th अमेंडमेंट रिप्लेस द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस फॉर नेशनल इमरजेंसी विथ, ये सबको पता है, नेशनल इमरजेंसी पहले आपकी इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट ने लगाई थी। जब उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट जब आई तो वो 44th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई और उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन को इंटरनल डिस्टर्बेंस से वो कर दिया। पहले आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे लगाया था, उसको रिप्लेस कर दिया आर्म्ड रिबेलियन होना चाहिए, मेयर इंटरनल डिस्टर्बेंस से कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका मिसयूज किया था उस टाइम पे। नेक्स्ट 1975 नेशनल इमरजेंसी वाज प्राइमरीली प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ, देखिए आपका ये क्वेश्चन आ गया, किस ग्राउंड पे, इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे लगाया था, जिसको लेटर ऑन 44th अमेंडमेंट के बाद उसको हमने आर्म्ड रिबेलियन से रिप्लेस कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केस इज एसोसिएटेड विथ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इटसेल्फ, कौन सा केस बोलता है कि जब आपकी इमरजेंसी लगेगी तो इमरजेंसी को आप चैलेंज कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि आप इसको रिव्यू करिए। जुडिशियल रिव्यू की पावर है, कोर्ट्स के पास पावर्स है टू जुडिशियल रिव्यू इमरजेंसी। ये केस मिनेर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हेल्ड किया था। फ्रेंड्स ये हमारे 150 क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं 150 क्वेश्चंस में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने बहुत इजी बनाया है ये वाला क्वेश्चन, कुछ कुछ इसमें डिफिकल्ट है, तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं इजी टू मॉडरेट के उस कैटेगरी में लाऊंगी, इजी टू मॉडरेट, क्योंकि कल वाला मैं बहुत इजी लेकर आई थी। स्टिल क्योंकि मैं अब इसमें आप इससे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपके मॉडरेट था तो 120 प्लस आना चाहिए, क्योंकि हम हर दिन हमें प्रोग्रेस करनी है ना। हम ये नहीं कह सकते कि कल हमारे इजी था तो 130 आए, आज हमारा टफ था तो 120 आया। तो आप पर डे आप ये क्लास करने के बाद, मॉक लगाने के बाद आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है वो आपके टेस्ट में भी तो दिखना चाहिए ना।
आप लोग बहुत जगह टेस्ट लगा रहे होगे, आप अपने भी लगा रहे होगे, तो आप डे बाय डे आपके मार्क्स जो है ये बढ़ने चाहिए, ठीक है, कम नहीं होने चाहिए कि अगर डिफिकल्ट आ गया तो कम हो गया। तो आप क्या पढ़ रहे थे, आप कहाँ से अपनी कमी पे आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, और आप अपनी कमी पे इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तो जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन है वो कर रहे हो, उसके साथ आप इंडेक्स भी देखोगे, ऊपर नीचे का भी आपको देखोगे, तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें भी आपके 130 प्लस आने ही चाहिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स, मैं अब आपको कल की क्लास में मिलती हूँ, नेक्स्ट मॉक लेकर आऊंगी, नेक्स्ट मॉक फॉर लॉ। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जीके के लिए भी कुछ लेकर आऊँ, जीके के लिए भी कुछ लेकर आऊँ। फ्रेंड्स, जिसने भी ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को लाइक करिए और कमेंट करिए। मैं ये चाहूंगी कि आपके कमेंट्स को मैं प्रायोरिटी में रखूं और मैं उस पर वर्क करूं और इम्प्रूवमेंट लेकर आऊं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, ऑल द बेस्ट।